चलिए, हमने वो टेक्निकल इश्यूज जो आ रहे थे वो सॉर्ट आउट कर लिए और आशीष हमारे साथ हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आज हमारा स्पेशल हफ्ता है, 1 साल ईटीनॉफ स्वदेश के पूरे हो रहे हैं। आपने हमेशा बहुत प्रोत्साहन, बहुत इंकरेजमेंट दिया है हमारे पूरे नेटवर्क को। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, आज हमसे बात करने के लिए। I want to start out by congratulating all of you. I think आप लोगों ने 1 साल में बहुत ही congratulations होती है। Compliment आप सब लोगों को, your entire team, नीति दाव स्वदेश के। अभी तो 1 साल हुआ है, अभी तो पीछे है। आशीष, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जितने भी हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं, मंथली हाउसिंग सेल्स, मंथली ऑटो सेल्स, जीएसटी कलेक्शन का डेटा करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास 7 महीने से आ रहा है, 1.4 लाख करोड़। तो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स तो काफी सॉलिड आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी काफी अच्छे हाल में। लेकिन हम कुछ बाजार के दिग्गजों से अक्सर बात करते हैं तो काफी घबराहट सी लगती है, क्योंकि आप एक ऐसे पोजीशन में हैं, आप बाजार पे भी एक नजर रखते हैं, लेकिन आपका जो कोर है वो एनबीएफसी बिजनेस है, क्रेडिट मार्केट है। वाकई में हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट्स की इस समय कैसी हालत है, उनकी बैलेंस शीट कैसी है आपके हिसाब से? आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखिए तो इकोनॉमी में बाउंस बैक तो आ रहा है कोविड के बाद। और नॉट ओनली जस्ट कोविड, आई थिंक लास्ट 5-6 साल से इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी स्लो हो रही थी। ये जो बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस आए थे, आईएलएफएस भी हुआ था, फिर कोविड हुआ, तो इसकी वजह से इकोनॉमी स्लो हो रही थी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई थिंक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो रही है, डिमांड इंप्रूव हो रहा है, क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है। अभी भी कुछ हाउस होल्ड जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनके बैलेंस शीट थोड़े स्ट्रेच है, बिकॉज उनको कोविड की बहुत इम्पैक्ट हुई थी। लेकिन अगर आप देखिए, गवर्नमेंट की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, आरबीआई की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, बैंकों की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, कॉर्पोरेशन की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। सो इसकी वजह से आई थिंक स्ट्रक्चरली इंडिया एक जो बाउंस बैक भी हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चरल जो यू टर्न हो गया है वो हो गया है। आई थिंक आने वाले 5-6 साल इंडिया के लिए बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये मार्केट में जो थोड़ा प्रेशर है, ये मार्केट में थोड़ा ओवरहैंग है, ये ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से है। आपने देखा है लास्ट 1 साल में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने करीब 25 बिलियन से भी ज्यादा इक्विटी मार्केट में माल बेचा हुआ है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, 2 लाख करोड़ के आसपास का उनकी बिकाई हुई है। इंडियन म्यूचुअल फंड, इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज ने अब्सॉर्ब कर लिया है, तो इसकी वजह से मार्केट अभी भी स्टेबल है। लेकिन ये जो ग्लोबल फैक्टर्स है, इसकी वजह से थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगी, थोड़ा रहेगा। लेकिन कंपेयर टू अदर मार्केट्स, इंडिया की करेंसी हैज आल्सो डन वेरी वेल रिलेटिवली स्पीकिंग। अगर आप उनको कंपेयर करते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी ने भी अच्छा किया है, इंडिया की करेंसी ने अच्छा किया है, इंडिया की स्टॉक मार्केट ने भी अच्छा किया है। आई थिंक ये जो हो रहा है ग्लोबली, जो वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं, हमें इंडिया में इतनी महसूस हो नहीं रही है, लेकिन ये ग्लोबली बहुत ही अजीब टाइम है, बहुत ही बहुत अनसर्टन टाइम है। इंडिया कुछ इंसुलेटेड है, तो मैं तो हर समय मानता हूँ कि इंडिया 70-75% आत्मनिर्भर है एंड 25 to 30% इज डिपेंडेंट ऑन ग्लोबल फैक्टर्स। सो ये जो 25 to 30% वाले फैक्टर है, वो कुछ ज्यादा खराब हो गए हैं। आशीष, आज डॉयचे बैंक के सीईओ साहब इकोनॉमिक टाइम्स के फ्रंट पेज पर कह रहे हैं कि ग्लोबल अनिश्चितताओं के बीच भारत एक चमकता हुआ सितारा है। ये डॉयचे बैंक के सीईओ ही नहीं, मैकेंजी के ग्लोबल सीईओ ने हाल ही में कहा, और भी बहुत बड़े बड़े लोग, इनफैक्ट बड़े बड़ी कंपनीज भारत के साथ ज्यादा से ज्यादा कारोबार करना चाहती हैं। ये जो इंडिया इस समय ग्लोबली एकदम शाइनिंग स्टार बन गया है, आपको लगता है कि ये सस्टेनेबल है? ये जो एक मोमेंटम आया है भारतीय इकोनॉमी में, आपको ये सस्टेनेबल नजर आता है? आई थिंक इंडिया की इकोनॉमी जो 2007 में 1 ट्रिलियन हुई थी, अभी क्लोज टू 3 ट्रिलियन हो गई है। सो लास्ट 15 साल में हमने 1 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन किए हैं। तो अगला 15 साल में ये 3 ट्रिलियन, शायद 10 ट्रिलियन भी हो सकता है। सो आई थिंक इंडिया की ग्रोथ का तो इश्यू नहीं है। अगर आप देखेंगे लास्ट अगर 25 साल देखेंगे
ग्रोथ इशू नहीं था। इंडिया में एक स्केल का इशू था क्योंकि 5, 10, 15, 20 साल पहले इंडिया की ग्रोथ अच्छी थी, लेकिन इंडिया बहुत स्मॉल मार्केट है। आज भी 3 ट्रिलियन अगर हम देखते हैं तो हम ग्लोबल इकोनॉमी के सिर्फ अबाउट 3% ऑफ द मार्केट है। सो हम, लेकिन अभी इंडिया का स्केल आ रहा है। आई थिंक बाई 2040 इंडिया विल बी 10% ऑफ द ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी। तो जब भी वो होगा तो ये जो अभी इंडिया की जो स्केल आई है, इसकी वजह से ये सब ग्लोबल सीईओज एवरीबडी इज वेरी बुलिश, क्योंकि अभी ग्रोथ भी है और स्केल भी है। इंडिया में फर्स्ट टाइम अभी स्केल आ रहा है। इसके साथ हमें ये देखना है कि जो ग्रोथ और स्केल आता है, इंडिया की 3 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन तो हो जाएगी, शायद 8-10 साल में होगी, शायद 15 साल में होगी। हम अगर 6% पे ग्रोथ करते हैं, 7% पे करते हैं, 5% पे करते हैं, वही अभी डाउट है। इंडिया की ग्रोथ 5 और 8 के बीच में तो होनी है आई थिंक आने वाले 8 साल में। लेकिन ये जो ग्रोथ होगी, इससे जो स्केल बढ़ेगा, ये एक्चुअली ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए, ग्लोबल कंपनी के लिए बहुत बहुत अट्रैक्टिव है। लेकिन इसके साथ में हमारे चैलेंजेस जाने वाले नहीं है। इंडिया के क्या है, लास्ट अगर 30 ईयर्स भी आप देखो, ग्रोथ तो अच्छी हुई है, लेकिन ग्रोथ के साथ वॉलेटिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, आगे पीछे है, एंजाइटी बहुत होती है इन्वेस्टर लोगों की। तो अगर हम थोड़ा स्टेबल ग्रोथ की अगर अपेक्षा करते हैं तो अच्छा रहेगा। तो आई थिंक इंडिया की ग्रोथ की डाउट नहीं है, इंडिया की स्केल के डाउट नहीं है। इंडिया कितना स्मूथली स्ट्रक्चरली इक्विटेबल मैनर में, क्योंकि हमारे बहुत मिडिल क्लास है, इंडिया का ग्रोथ अभी भी ऐसा नहीं है कि खाली जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करते हैं उनको ही ग्रोथ मिले, पूरी इकोनॉमी को ग्रोथ मिलनी चाहिए। इंडिया के इतने विलेजेस है, वहां पे भी ग्रोथ होना चाहिए। तो ये स्टेबल ऑल राउंड ग्रोथ इज द मेन चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस। ग्रोथ इटसेल्फ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में। ओके, ठीक है रशिश, जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि भारत एक ऐसी जगह पर खड़ा है, इसको ट्रू शाइनिंग स्टार बोला जा सकता है। आप ये भी कह रहे हैं कि थोड़े थोड़े चैलेंजेस तो होते हैं और हर इकॉनमी के अंदर होते हैं, जैसे कि वॉलेटिलिटी दिखेगी, थोड़ी नर्वसनेस रहती है मार्केट के अंदर। एक चीज़ मेरे को आपसे जाननी है, अगर हम इतने अच्छे ग्रो कर रहे हैं और हमारी कॉर्पोरेट लीडरशिप भी आगे बढ़ रही है और हमको नंबर्स में भी दिख रहा है, तो किस सेगमेंट में आपको भारत की ग्रोथ अगले 5 या 8 साल के अंदर बहुत अच्छी दिखती है, बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही शानदार ग्रोथ होगी और वो शायद वर्ल्ड को भी आउट परफॉर्मेंस कर दे? इंडिया की जो स्टोरी है वो एक्चुअली 3 पार्ट्स में है। एक हमारी जो लोकल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की स्टोरी है। सो लोकल कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट में वेदर आप एफएमसीजी गुड्स देखिए, वेदर आप स्टील सीमेंट देखिए, वेदर आप फाइनेंशियल सर्विसेज देखिए, हर इंडस्ट्री अलग है। कुछ कैपिटल इंटेंसिव है, कुछ साइक्लिकल है, कुछ रूरल कंजम्पशन से रिलेटेड है, कुछ अर्बन कंजम्पशन से रिलेटेड है। लेकिन एक ये जो सेक्टर्स है जो इंडियन इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, उस पे मैं काफी बुलिश हूँ, क्योंकि आई थिंक अभी आने वाले 8-10 साल में इंडिया की अपनी ग्रोथ एंड जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी हुई है, ये जो पूरा टेक्नोलॉजी इंडिया स्टैक जो खड़ा हुआ है, और इंडिया स्टैक के साथ हम तो सिर्फ यूपीआई, जीएसटी, आधार की बात करते हैं, लेकिन अभी जो फास्ट टैग है, अभी जो और भी सब हो रहे हैं डिजिटल डेवलपमेंट इन इंडिया, वो बहुत ही एनकरेजिंग है। तो आई थिंक जो इंडिया डिपेंडेंट सेक्टर है उसमें मैं काफी बुलिश हूँ। एक जो अगला सेक्टर है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, जहाँ पे आपके आईटी कंपनीज और फार्मा कंपनीज होते हैं। वहाँ पे मुझे लगता है कि आने वाले 1-1.5 साल में थोड़ा ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, वो तो है ही, दिख रहा है। तो जो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर है उस पर मैं थोड़ा केयरफुल रहूंगा आने वाले 1-2 साल के लिए। लेकिन अगर आप आने वाले 5-10 साल की बात करें तो उसमें भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इंडिया की जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, स्पेशली आईटी कंपनीज, फार्मा कंपनीज ने जो करके दिखाया है, उसमें लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन आने वाले 1-2 साल में थोड़ा उसमें चैलेंज रहेगा। और थर्ड सेक्टर है हमारे जो पीएसयूज है, वो काफी अंडरवैल्यूड है। लास्ट आई थिंक 5-10 साल में पीएसयू से इन्वेस्टरों को कॉन्फिडेंस कम हो गया है, तो पीएसयू बैंक से पीएसयू कंपनियां है, लेकिन ये काफी पीएसयू कंपनियां भी काफी प्रोडक्टिव हो गई है, काफी एफिशिएंट हो गई है। तो मुझे तो कुछ पीएसयू सेक्टर में भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज दिखेंगे।
राइट, मॉर्निंग मिस्टर शाह, प्रियंका, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपने जिन दो सेक्टर्स की बात करी, आईटी और फार्मा, जाहिर तौर पर ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट इनकम के लिए गुड सोर्स ऑफ सेक्टर्स रहे हैं, लेकिन ग्लोबल सेक्टर्स और कौन से इमर्ज होकर आ सकते हैं? क्योंकि इंडिया कई सारी कंपनीज हैं जो काफी कंपेटिटिव हो चुकी है, ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में, इनफैक्ट चाइना +1 थीम हो, यूरोप +1 थीम हो, तो कौन से स्पेसेस हैं जो अब आपको लगता है कि फ्यूचर ग्लोबल सेक्टर्स हैं? आई थिंक ये दो आईटी फार्मा तो बहुत एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन इसके बाद अगर देखेंगे तो ऑटो एंसिलरी एक सेक्टर है। आई थिंक कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स और वो है, उसमें भी इंडिया के लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। कमोडिटीज में तो इंडिया एक्सपोर्ट करती है, हम कुछ स्टील एक्सपोर्ट करते हैं, हम कुछ एग्रो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन कमोडिटी के बाद मुझे ऑटो एंसिलरी पे बहुत कॉन्फिडेंस है। आई थिंक इंडिया एक ग्लोबल हब हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटो एंसिलरीज के लिए, ऑटो कंपोनेंट्स के लिए। इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये जो आपने कहा कि लॉट ऑफ ग्लोबल कंपनीज आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई के चाइना +1 करके, तो आई थिंक उसमें इंडिया की बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है वो एग्रो प्रोसेसिंग में है। इंडिया, हमें मालूम नहीं है, लेकिन इंडिया एक बड़ा एग्रो एक्सपोर्टर है, लेकिन हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो एक्सपोर्ट एग्रो गुड्स करते हैं, एग्रो प्रोसेस गुड नहीं करते हैं। लेकिन एग्रो प्रोसेसिंग में भी अगर अच्छे इन्वेस्टमेंट हो गए, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बहुत एनकरेजिंग है, तो उसमें भी अच्छा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये 1-1.5 साल में नहीं होगा, ये आने वाले 5-10 साल में हो सकता है। रशेश, एक डेटा मैं पढ़ रहा था केयर रेटिंग्स का, वो ये बता रहे कि पहले 6 महीने में हमने देखा है कि बहुत सारी डोमेस्टिक कंपनियों की रेटिंग अपग्रेड हो रही हैं। ऐसा सेंस आ रहा है कि बैलेंस शीट्स इंप्रूव हो रही हैं और कैश फ्लोज बहुत सस्टेन कर पा रहे हैं बैलेंस शीट्स को, इसीलिए शायद ऑब्वियसली रेटिंग अपग्रेड्स आ रही हैं। आप भी बहुत सारी अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज के साथ काम करते हैं अपने फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस में। आपको इस समय इंडियन कॉर्पोरेट इंडिया की कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी का क्या आउटलुक नजर आता है? आई थिंक ये जो लास्ट कोविड का इम्पैक्ट था, उसके पहले कोविड के पहले लॉट ऑफ कॉर्पोरेट ने बहुत बोरोइंग की थी, ओवर कैपेसिटी थी, ओवर इन्वेस्टमेंट हो गई थी। लेकिन ये तो क्लियर है कि लास्ट 5 साल में इंडिया के कॉर्पोरेट सेक्टर की बैलेंस शीट बहुत इंप्रूव हो गई है। ये जो मैंने कहा, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट स्ट्रांग है, बैंक के बैलेंस शीट स्ट्रांग है, आरबीआई का बैलेंस शीट स्ट्रांग है, गवर्नमेंट का बैलेंस शीट स्ट्रांग है। तो ये चारों बैलेंस शीट एक ही साथ एक ही समय पर स्ट्रांग होना इंडिया में बहुत अनयूजुअल है। मैंने लास्ट 30 इयर्स में ये बहुत कम एक्सपीरियंस किया है कि गवर्नमेंट भी स्ट्रांग है, गवर्नमेंट की बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है, आरबीआई की भी स्ट्रांग है, कॉर्पोरेशन की भी स्ट्रांग है और बैंकों की भी स्ट्रांग है। तो इससे जो स्ट्रक्चरल कैपेबिलिटी है वो है। हमें ये जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है, वो जो इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, उसका जो उसकी वजह से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रही है, इसका जो थोड़ा स्लो डाउन कंजम्पशन पे आएगा, डिमांड पे आएगा, ये तो इन्फ्लेशन नीचे लाने के लिए है। लेकिन मेरा ये मानना है कि दिसंबर तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा और दिसंबर तक आरबीआई के जो इंक्रीजेज है वो भी खत्म हो जाएंगे। मे बी और एक आध रेट इंक्रीज आएगा, लेकिन उसके बाद आरबीआई ये सिग्नल करेगी कि अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, अभी रेट इंक्रीज की जरूरत नहीं है। रेट शायद नीचे नहीं आए, लेकिन अगर रेट इंक्रीज होना कम हो जाए, अगर रेट इंक्रीज होना बंद हो जाए, तो वो भी इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा होगा। तो मुझे 2023 में बहुत ऑप्टिमिज्म है। होपफुली ऑयल प्राइस भी कम हो गए, ये जो यूरोप की वॉर है, यूक्रेन वॉर, वो भी शायद कुछ उसमें भी अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। अगर ये सब हो गया, आई थिंक इंडिया के लिए इंडियन फैक्टर्स और ग्लोबल फैक्टर्स दोनों अच्छे हो जाएंगे। राइट, एब्सोल्युटली। तो कई सारे बड़े ट्रिगर्स हैं जिसके चलते भारत को शाइनिंग स्टार कहा जा रहा है और रशेश शाह भी कई सारे इनसाइट्स यहाँ शेयर कर रहे थे, अपना व्यू शेयर कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर शाह आज समय देने के लिए और ये सारे वैल्यूएबल इनसाइट्स हमारे व्यूअर्स तक शेयर करने के लिए, इंडियन स्वदेश में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो एडलवाइस के चेयरमैन रशेश शाह से हम बात करते हैं और उन्हें बड़ी थीम्स में, ग्लोबल थीम्स में ऑटो एंसिलरी, एग्री स्पेस और कई सारे बड़े बुलिश ट्रिगर्स बताया जिसके चलते इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी बहुत स्ट्रांग दिखती है और एक इंडिया आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग हब बनता हुआ उन्हें दिखाई देता है। ये सारी बातें हमसे शेयर करते हुए, लेकिन इस बीच अब हमारे साथ